हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के ज़िला सिरिस को देख रहे थे, तो उस क्रम में आज हम लोग हजारीबाग ज़िला को देखेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो ज़िला है झारखंड का बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग किस ज़िला को देखेंगे? ये हजारीबाग ज़िला। हजारीबाग ज़िला जो झारखंड का सबसे पुराना ज़िला अगर पूछा जाए तो हजारीबाग ज़िला है। झारखंड का सबसे पुराना ज़िला कौन है? हजारीबाग ज़िला है। ठीक है, इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। हजार बागों का शहर, ये हजारीबाग जो है फारसी शब्द है। हजार मतलब 1000 होता है, अब बाग मतलब उद्यान होता है, यानी 1000 बागों का शहर इसे कहा जाता है। जैसे सारंडा को 700 पहाड़ियों का वन कहा जाता है, उसी तरह हजारीबाग को 7 पहाड़ियों का 7 बागों का शहर कहा जाता है। और ये 7 पहाड़ियों का शहर भी इसे कहा जाता है। इसके आसपास बहुत सारे पहाड़ है, 7 पहाड़ मुख्य है उसमें, और इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। उसमें से बहुत सारे मुख्य पहाड़ है, जैसे सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ मुख्य है, इसमें बौद्ध मठ पाए गए हैं। और जो सीता पहाड़ है वो रामगढ़ और हजारीबाग को अलग करने वाला भी पहाड़ है। सीतागढ़ा पहाड़ है। सिल्वर है, सिल्वर भी एक पहाड़ है ना। और आपका बेलियन भी है, बेलियन ये भी हो गया। बमटन, बमटन पहाड़ भी है। कनेरी या कन्हरी, कनेरी या कन्हरी ये बहुत ही फेमस पहाड़ है। ऐसे तो मुंबई में भी कनेरी पहाड़ है, कनेरी पहाड़ है। वहाँ पर मतलब गुप्तों का यह एक गुफा है, विश्व प्रसिद्ध है ये ना। भूसवा भी एक पहाड़ है ना, और बडंग भी एक पहाड़ है ना। तो ये 7 पहाड़ है, जिससे कारण इसको 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 1000 उद्यानों का शहर अगर बोला जाए तो कौन है? ये हजारीबाग है ना। 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाए तो भी हजारीबाग है ना। झारखंड का सबसे पुराना जिला अगर पूछा जाए तो भी हजारीबाग है ना। तो सबसे पुराना जिला है ये। इसका जो स्थापना कब हुआ? 1833। इस प्रकार हमने देखा कि सबसे पुराना जिला है। अभी तक का देखिएगा तो आदिवासियों का सबसे सुसंगठित विद्रोह कौन था? कोल विद्रोह। कब हुआ था? 1931 में। ये कोल विद्रोह कब हुआ था? 1931 में। उस समय जब अंग्रेज़ों ने देखा कि एनालिसिस करने के बाद उन्हें पता चला कि कौन जिला सबसे उग्र जिला और कौन शांत है, तो उन लोगों ने पाया कि जो ऊपर भाग है, उत्तरी छोटा नागपुर जो हो गया, वो एक शांत जगह है। और इधर दक्षिण में ये लोग अशांत है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इसमें आते हैं। तो उन लोगों ने दिमाग लगा करके इसे 2 भाग में बांट दिया। एक शांत क्षेत्र जिस पर वो लोग ध्यान नहीं देंगे उतना, मतलब आर्मी रूप से, और ये अशांत क्षेत्र है तो इसको वो लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे। तो इस प्रकार उन लोगों ने 2 भाग में बांट दिया। तो ये हजारीबाग हो गया। इसको 1833 में 2 भाग में बांटना। फिर SWF है, SWF है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इसको कहा जाता है। इसको हो गया। अब इसका ये तो कैसा था? उग्र इलाका। इसमें दुर्घटनाएं होती रहती थी, मतलब लोग, विद्रोही लोग हमेशा रहते थे। और इसका हेड क्वार्टर किसको रखा गया? लोहरदग्गा, यहाँ पे SWF में। और इधर हजारीबाग हो गया। तो 2 भाग में बांटने पर इसको हो गया। अब 1854 में इसका नाम बदल दिया गया, उसको छोटा नागपुर कहने लगा। इस क्षेत्र को छोटा नागपुर बदल जाता है इसका नाम। तो इस प्रकार अभी मोटे तौर पर हम लोगों ने इतना ही देखा कि जो 1931 में कोल विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें, जो झारखंड है, उसको 2 भागों में बांट दिया। एक
उत्तर की ओर उत्तरी छोटा नागपुर हो गया और नीचे SWFA में हो गया। अब उस क्षेत्र में हजारीबाग भी आता था, गिरिडीह भी आता था, और नीचे जो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब गुमला, रांची, ये सब में विद्रोही इलाके थे। यहाँ पर विद्रोह हमेशा भड़कते रहता था, तो SWFA में उन लोगों ने ये कर दिया। तो और एक चीज़ बताना भूल रहे थे, अब हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, इसके विषय में भी कुछ जान लिया जाए। तो हजारीबाग पठार क्या है, तो छोटा नागपुर पठार का नाम ही सुने होंगे, तो उसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है। तो मान लीजिए झारखंड है और यहाँ से दामोदर नदी जा रही है। दामोदर नदी जो है, जो छोटा नागपुर का पठार को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी छोटा नागपुर पठार और एक दक्षिणी छोटा नागपुर, दामोदर रिवर। तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार जो हो गया, ये इलाका दामोदर का नदी के उत्तर की ओर जो है, तो इसमें 3 पठार आते हैं। सबसे पहले इसमें 3 पठार, गिरिडीह का पठार भी है और कोडरमा का भी पठार है और हजारीबाग का भी पठार है। तो हजारीबाग का पठार को भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक आपका निम्न और एक ऊपर, अपर। तो निम्न हजारीबाग का पठार और एक अपर हजारीबाग का पठार। तो हजारीबाग किस में है, निम्न हजारीबाग, निम्न जो हजारीबाग पठार है मतलब जो नीचे है उस पे है। तो हजारीबाग का पठार के विषय में भी हम लोगों ने जाना कि छोटा नागपुर का जो पठार है, दामोदर नदी उसे 2 भागों में बांटती है। जो उत्तर की ओर है वो कौन सा पठार है, उसमें 3 पठार आती है, गिरिडीह का पठार, कोडरमा का पठार और हजारी का पठार, यानी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हो गया जो, और नीचे में जो है उसको दक्षिणी छोटा नागपुर पठार बोलते हैं। और हजारीबाग का पठार जो है 2 भाग से बना हुआ है, एक भाग ऊपर है उसको अपर बोलते हैं हजारीबाग का पठार, और एक भाग उसकी भूमि नीचे है तो उसको निचली हजारीबाग का पठार कहते हैं। और हजारीबाग किस में है, निचली हजारीबाग, निचला वाला में है। तो इतना जानना है, हजारीबाग का पठार हो गया। अब इसका परमंडल, ये कौन सा परमंडल में पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में पड़ता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 7 जिला आता है। उत्तरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत 7 जिला आता है। कौन कौन, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा हो गया, फिर गिरिडीह हो गया, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, चतरा, इतना हो गया 5। और 2 कौन कौन हो गया, धनबाद और बोकारो, धनबाद और बोकारो। ये तो अभी भी अपना उत्तरी छोटा नागपुर पठार में, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में है। लेकिन धनबाद उस समय किस में था, धनबाद उस समय आपका दूसरे साथ में था। अब बोकारो किस में था, चास और बेरमो क्षेत्र में था, बेरमो में मिला था ना, और ये बीरभूम में था, धनबाद बीरभूम में। तो ये 7 जिला मिल करके उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल बनता है। इसमें अगर पूछा जाए सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें गिरिडीह है ना, इसमें गिरिडीह जो है सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। यहाँ गिरिडीह लिखना भूल गए हम खोज रहे थे, गिरिडीह सबसे बड़ा है, हो गया। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए सबसे छोटा तो रामगढ़ है ना, और जनसंख्या की दृष्टि से धनबाद सबसे बड़ा है, इतना याद रखना है। अब लोकसभा में जाते हैं, तो लोकसभा में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है, वहाँ पे यशवंत सिन्हा वहाँ से जीतते आए हैं, अब उनका बेटा जयवंत सिन्हा जीतता है। तो इसमें मिला हुआ है कौन कौन, हजारीबाग और रामगढ़ का क्षेत्र भी मिला हुआ है, इतना याद रखना है। अब विधानसभा में 4 है, विधानसभा में कितने हैं, 4। आपका हजारीबाग पहला कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, हजारीबाग, बरही, बरकट्टा हो गया और बड़का
गांव ना, बरही, यही 4 जो है इसका क्षेत्र है विधानसभा का। तो बाबा याद रख लीजिए, ये बा लिखा हो, ये बा, यहाँ पे बा, मतलब बा रहता ही है ना। तो इतना हो गया कि लोकसभा सीट कितना है, सिर्फ 1, और इसमें साझा होता है किसका किसका, रामगढ़ और हजारीबाग का। यहाँ से यशवंत सिन्हा जीतते आते थे, अभी उसका पुत्र जयवंत सिन्हा खड़ा होते हैं। अब विधानसभा में 4 है, हजारीबाग, बरही, बरकट्टा और बड़का गांव, इतना याद रखना है। अब आता है प्रखंड। तो प्रखंड इसमें कितने हैं, 16 प्रखंड हैं। इसमें कितने प्रखंड हैं, 16। इसमें 16 प्रखंड है। तो इसको याद करने का भी कुछ तरीका होगा। तो यहाँ तो लिखा हुआ है सारा 16, तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद कीजिए आप, इसमें सबसे पहले जाइए, कौन कौन है, जैसे बरही हो गया ना, बरही और चौपारण, वैसा मेल नहीं खा रहा है, इसको याद करना उतना आसान नहीं है। बरही और चौपारण, इसे कोई मेल नहीं खाता है। अब आपका चुरचू को अगर देख लीजिएगा, चुरचू हो गया, और चलकुस्सा कहाँ है देख लीजिए, चुरचू और चलकुस्सा, ये दोनों एक साथ हो गया, ठीक है, ये दोनों याद हो सकता है। अब उसी तरह पद्मा और इचाक को याद कर सकते हैं। अब उसी तरह दारू और डाडी का याद कर सकते हैं, दारू और डाडी। अब उसी तरह कटम साड़ी, कटम दाग को याद करते थे, कटम का से का, इस तरह याद कर सकते हैं। और हजारीबाग और झरिया जो लिखा हुआ उसको याद, टाटी झरिया, हजारीबाग टाटी झरिया। इस प्रकार हम लोगों ने 16 प्रखंड को आसानी से याद हो सकता है। पद्मा और इचाक को याद कर सकते हैं, रामगढ़ राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पद्मा और इचाक, इतना हो गया। अब इसमें इसके चौहदी को देखते हैं, इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में। तो इसके जब देखिएगा तो इसके ऊपर में, उत्तर में कौन है, बिहार, इसके उत्तर में बिहार है, हजारीबाग के उत्तर में बिहार है। और अगर इस तरफ देखिएगा पश्चिम में, तो इधर में गिरिडीह है, इधर में कौन है, गिरिडीह। और इसके दक्षिण में रामगढ़ है, यहाँ पे रामगढ़ है। और इस तरफ में चतरा है, पूरब में कौन है, चतरा। तो चौहद्दी के विषय में देखा, उत्तर में बिहार और पश्चिम में गिरिडीह, पूरब में चतरा और दक्षिण में रामगढ़ है। इस प्रकार हम लोगों ने इतना देखा। अब हम लोग इसमें परिवहन की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है। तो यहाँ से सिर्फ 3 ही पासेस होती है। तो NH-33, NH-100, ये सारा चीज़ है ना। और NH-2 नेशनल हाईवे 33, नेशनल हाईवे 100, नेशनल हाईवे 2, ये 3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हजारीबाग से पास करती है। तो NH-33 और NH-100 का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है इस झारखंड में ही है, झारखंड में ही शुरू होती है, झारखंड में भी ख़त्म भी होती है। तो इस तरह NH-33 आप याद कर सकते हैं, ये है बहरागोड़ा से जाती है बरही तक, बहरागोड़ा से बरही तक है। इसका 333 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 333 किलोमीटर। और फिर कुछ लिखता है ना, NH-100 जो है चतरा से बगोदर है, चतरा से बगोदर है। और ये है 133 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और NH-2 जो है ग्रांड रोड, ये तो बहुजन जाते हैं। ये इसको चिरकुंडा से चौपारण, चिरकुंडा से चौपारण याद रखना है, चा से चा। अब NH जो 33 है इसको लाइफ लाइन ऑफ झारखंड भी बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ झारखंड भी बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ झारखंड किसको बोलते हैं, इसको ना। तो परिवहन में इतना हुआ। तो यहाँ से 3 ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, NH-33, NH-100 और NH-2।
NH2 का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। झारखंड में चिरकुंडा से चौपारण तक है। और NH33 और NH100 का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड में ये शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है ना। NH33 जो है झारखंड का लाइफलाइन ऑफ झारखंड कहा जाता है ना, हो गया। और ये NH30 बहाड़ा गोरा से बरही तक जाती है। बरही कहाँ पे है? हजारीबाग में। और इसकी कुल लंबाई झारखंड में 333 किलोमीटर है। NH100 चतरा से बगोदर और इसका 133 किलोमीटर लंबाई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इतना देखा ना। अब इस प्रकार होता है कि अगर पूछा जाए कि झारखंड के में जो ज़िले हैं वो कौन सा ऐसा ज़िला है जो 6 ज़िला को छूता है, तो हजारीबाग एक ऐसा ज़िला है जो झारखंड के 6 ज़िलों को स्पर्श करती है। झारखंड के 2 ज़िले हैं जो मतलब टच करती है किसको किसको, 6 ज़िला को, वो है हजारीबाग और गिरिडीह। हजारीबाग और गिरिडीह 2 ज़िला ऐसा है जो झारखंड के 6 ज़िलों को स्पर्श करती है, टच करती है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें क्या चीज़, अब मेला, कुछ मेला के विषय में भी जान लेते हैं। तो वहाँ पे एक मेला लगता है सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला, सूर्यकुंड मेला तो ये हजारीबाग में ही लगता है। प्रखंड कौन सा लगता है? बरकट्टा प्रखंड। प्रखंड में बरकट्टा में लगता है, बरकट्टा में। और 10 दिनों का लगता है, ये 10 दिन का लगता है। और यहीं पे बहुत सारा कुंड है, लक्ष्मी कुंड है, राम कुंड है, सीता कुंड है, सूर्य कुंड है। और ये जो सूर्य कुंड है ये भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जल स्रोत है। झारखंड का तो ये है सबसे गर्म जल स्रोत, और भारत का भी है। उसका पानी का जो तापमान है 98.5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इतना गर्म पानी है। तो ये सूर्यकुंड मेला हुआ। और एक मेला लगता है नरसिंह धाम मेला। नरसिंह धाम मेला, ये भी हजारीबाग में ही लगता है। और ये मकर संक्रांति के दिन सूर्यकुंड मेला लगता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। यहीं पे नरसिंह धाम भी है, नरसिंह धाम भी है। और ईसा दर्शन भी यहाँ पे है, ईसा दर्शन, ईसा इर्स दर्शन भी यहाँ पे होता है। तो 2 मेला हुआ, सूर्यकुंड मेला और नरसिंह धाम मेला। एक मकर संक्रांति के दिन में लगता है और एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। एक 10 दिनों का मेला है। इस प्रकार हमने देखा जो सूर्यकुंड जो है भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। तो इतना हो गया। अब हम लोग किला में आते हैं। किला, तो यहाँ 2 किला बहुत ही फेमस है। पद्मा का किला, पद्मा का किला, पद्मा का किला बहुत ही फेमस है। और कभी रामगढ़ राजाओं का किला हुआ करता था। ये NH33 रोड का किनारे ही है। NH33 रोड बराकर नदी पास से ही गुजरती है। और अभी सरकार इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया है। तो पद्मा का किला हुआ। और एक है बादाम का किला। पद्मा का किला हो गया, बादाम का किला। ये किला को हेमंत सिंह बनाए थे, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह बनवाए थे। और यहाँ एक शिव मंदिर भी है जो उसका अवशेष अभी भी मिलता है। 1642 में शायद बनवाए थे, देख लीजिएगा। तो 2 किला हो गया, पद्मा का किला और एक बादाम का किला। और इतना हो गया। और किस में बताएं? अब चलिए नेशनल पार्क। यहाँ नेशनल पार्क भी बहुत सारा है। नेशनल पार्क तो चंद्रपुरा हिरन पार्क एक है, चंद्रपुरा हिरन पार्क हजारीबाग में ही है। ऐसे तो जब विभाजन हुआ तो चंद्रपुरा कहाँ पे चला गया? बोकारो में चला गया। लेकिन जो पार्क है अभी भी यहीं पे है, हजारीबाग में। वो जो पार्क चंद्रपुरा हिरना कटकर यहीं आ गया था। अब दूसरा निर्मल महतो पार्क, निर्मल महतो
पार्क ना, इनका घर यहीं पे हजारीबाग में था, उन्हीं के सम्मान पर ये पार्क बना है, निर्मल महतो पार्क। फिर झाड़ पार्क भी है, झाड़ पार्क भी है। और हजारीबाग अभयारण्य, चौथा हजारीबाग अभयारण्य, ये क्वेश्चन हमेशा आया है, हजारीबाग अभयारण्य। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई और कितने वर्ग किलोमीटर में है, 18625 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ना। और आश्रय स्थली है हजारीबाग वन्य प्राणी अभयारण्य भी जो है, हजारीबाग वन्य प्राणी अभयारण्य की घोषणा कब हुई थी, घोषणा 1955 में हुई थी। अब इतना हो गया। पाँचवा, स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क, ये भी है, स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क। तो हम लोगों ने नेशनल पार्क में चंद्रपुरा हिरन पार्क कहाँ पे अगर पूछा जाए तो जवाब देना है हजारीबाग। फिर निर्मल महतो पार्क कहाँ है, निर्मल महतो कहाँ के थे, हजारीबाग के ही थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये पार्क बना है। झाड़ पार्क झारखंड हजारीबाग अभयारण्य 1976 में बना। उसी पर हजारीबाग वन प्राणी अभयारण्य घोषणा 1955 में हुई थी और ये आया हुआ था, इसलिए इसको हम जोड़ दिए। स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क, इतना हो गया। अब इतना मेला भी हो गया हम लोग का। तो सूर्यकुंड मेला और नरसिंह धाम मेला यहाँ के प्रमुख था। किला में पद्मा किला और बादाम का किला, पद्मा किला को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेशनल पार्क में चंद्रपुरा हिरन पार्क, निर्मल महतो पार्क, झाड़ पार्क, हजारीबाग अभयारण्य, ये सब है। स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क, ये सब को देख लेना है। अब इसमें अब शैल चित्रों की भी बात किया जाए तो बहुत सारे शैल चित्र यहाँ पे मिलते हैं। शैल चित्र मतलब पत्थर पे उकेरा हुआ कुछ प्राचीन समय का जो लिखा हुआ है उसी को शैल चित्र भी कहते हैं। एक तो जगह है सताफाड़, सताफाड़, हजारीबाग का जगन्नाथ धाम भी इसको कहा जाता है। अगर हजारीबाग का जगन्नाथ धाम पूछा जाए कौन है तो कौन है, ये सताफाड़ को ही हजारीबाग का जगन्नाथ। इसमें बलुआ पत्थर में एक मतलब लिखा हुआ मिला है, बलुआ पत्थर की चित्र उकेरी मिली है, बलुआ पत्थर का चित्र उकेरे हुई मिली है, याद रखना सताफाड़ में। और कौन हो गया, इचाक। इचाक रामगढ़ राजाओं की राजधानी रहा करती थी। एक समय था कि 1972 1772 आसपास, 1772 में इंग्लिश जब कब्जा कर लेते हैं रामगढ़ राजाओं की, तो वो लोग यहीं पे इचाक में आके शरण लेते हैं। तो उसी का ये है ना। तो इचाक यहाँ पे गुफा है, क्या है, गुफा है। और यहाँ पर पाषाण युग का मतलब लिखा हुआ चित्र मिला है, पाषाण युग का चित्र मिला है, पाषाण युग का चित्र मिला है। अंतरिक्ष यान का चित्र है, किसका किसका, अंतरिक्ष यान का चित्र है। शैल चित्र में अंतरिक्ष यान का चित्र, भूल भुलैया भी है, भूल भुलैया का चित्र भी है। शंकर भगवान का भी चित्र है, शंकर भगवान का भी चित्र है ना। सन टेम्पल का भी है यहाँ पे। तो अंतरिक्ष यान का चित्र मुख्य वहाँ पे बना हुआ है, भूल भुलैया का भी चित्र है और शंकर भगवान का भी चित्र है। इस प्रकार दो शैल चित्रें हैं सताफाड़ में, जिसे हजारीबाग का जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। यहाँ पे सताफाड़ में बलुआ पत्थर में चित्र बना हुआ है, इचाक में गुफा है, उसके अंदर में अंतरिक्ष यान का चित्र है, शंकर भगवान का चित्र है, सन टेम्पल का चित्र है, भूल भुलैया का चित्र है, इतना याद रखना है। अब जलप्रपात को देख लेते हैं हम लोग। जलप्रपात, अगर टाइगर जलप्रपात पूछा जाए कहाँ पे है तो हजारीबाग में है। तो टाइगर जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात कहाँ है, यहीं पर, हजार बागों का शहर हजारीबाग में है। अब हरहद जलप्रपात, हरहद जलप्रपात भी कहाँ है,
यहीं पर है हर हर जलप्रपात ना। बोकारो जलप्रपात भी कहाँ है, वहीं पे है बोकारो जलप्रपात ना। तो इतना याद रखना है। तो इतना हम लोगों ने देखा शैल चित्र और जलप्रपात। शैल चित्र में दो है, कौन कौन, सताफार और इचाक। सताफार को हजारीबाग का जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है, और जो इचाक है वहाँ पे गुफा है, वहाँ पे तो चित्र मिला है किसका किसका, अंतरिक्ष यान का, भूल भुलैया का चित्र, शंकर भगवान का चित्र, ये सारे चित्र मिले हैं। और जलप्रपात में हर हर जलप्रपात है, टाइगर जलप्रपात है, ये सारे चीज़ें हैं, इसको देख लेना। अब हम लोग नदी सेक्शन की ओर आते हैं। नदी सेक्शन, तो नदी सेक्शन में कौन कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बराकर नदी। बराकर नदी ऐसे तो किसकी सहायक नदी आप जानते हैं, दामोदर की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी हो गया। अब ये कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से, जगह है पद्मा, हजारीबाग के पद्मा से ही निकलती है ना। और फिर इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे बरसोती नदी इधर से आ जाती है, बरसोती नदी, फिर उसरी नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं ना। अब इसमें हो गया दामोदर की ये सहायक नदी है, और इसमें डैम भी बांधा गया है, मैथन और तिलैया, मैथन और तिलैया। डीबीसी के अंतर्गत ये दो प्रमुख डैमें हैं, जो मैथन और तिलैया इसी नदी पर है, बराकर नदी हो गया। अब दूसरा हो गया कोनार नदी। कोनार नदी का भी उद्गम कहाँ है, हजारीबाग में है कोनार नदी का। सुल्तान विलेज, सुल्तान गांव बोला जाता है, विलेज लिख लेते हैं, सुल्तान विलेज से ही वहाँ पर से निकली है। अब प्रवाह इसका दो जगह में है, हजारीबाग और बोकारो में ये नदी बहती है ना। और इसमें कोनार डैम है एक, कोनार नदी में। और तीसरा बोकारो नदी, बोकारो नदी भी हजारीबाग में बहती है। बोकारो नदी उद्गम हजारीबाग कोनार में जाकर के मिल जाती है, कोनार की ये सहायक नदी है, और सब जाकर के किस में मिल जाती है, दामोदर में मिल जाती है। इतना याद रख लेना है। बोकारो जिला का, बोकारो जिला को यही विभाजित करती है, इतना याद रखना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है मोहना, मोहना या मुहाने, ये सब है ना। हजारीबाग के कोराम्बे पहाड़ से निकलती है, कोराम्बे पहाड़ से ही निकलती है। भिंडी गांव है कोई, कोराम्बे पहाड़ और भिंडी गांव, भिंडी गांव किताब में हम खोज रहे थे तो हमको इतना मिला, भिंडी गांव से निकलती है। ये निरंजना में मिल जाती है, निरंजना में मिल जाती है। बोध गया एक जगह है, बोध गया में। और एक नया नदी का जन्म हो जाता है, उस नदी को क्या बोलते हैं, फल्गु, फल्गु नदी। अब फल्गु नदी आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है। बोध गया में यहाँ बहुत सारे मतलब मोक्ष प्राप्ति का एक जगह माना जाता है। मोहाने, बोकारो, कोनार, इतना और कौन नदी हो गया। अब बता दे रहे हैं टंडवा नदी भी कहाँ पर मिलती है, टंडवा नदी भी हजारीबाग से प्रवाहित होती है। गरही नदी भी है, गरही नदी भी यहीं पे मिलती है। और अमानत नदी का उद्गम भी वहीं पे है। अमानत नदी का उद्गम, नदी का उद्गम कहाँ पे है, हजारीबाग में है, हजारीबाग में ही है। अमानत नदी हो गया। अब क्यूल नदी भी, क्यूल नदी का भी उद्गम कहाँ पे है, हजारीबाग में ही है, क्यूल नदी हो गया। अब जमुनिया, जमुनिया इसे दो है, एक है दामोदर की सहायक नदी, एक है उत्तरी कोयल की सहायक नदी। ये दामोदर की सहायक नदी जमुनिया, ये विष्णुगढ़ प्रखंड से निकलती है, मतलब लास्ट छोड़ विष्णुगढ़ प्रखंड उद्गम हो गया। यहाँ पे विष्णुगढ़ है ना, इस तरफ से ही निकलती है विष्णुगढ़ प्रखंड। अरे बहुत लंबा बहती है, हजारीबाग, गिरिडीह, फिर बोकारो, धनबाद, धनबाद ये सब बहती है ना। और बोकारो भी बहती है, बोकारो भी बहती है ये ना। तो इतने नदी सेक्शन में हो। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं हजारीबाग में बहुत सारे चीज़ को देखें। अब वहाँ पे पुराने पत्थरों को गाड़ करके कुछ
पाया गया है उसको मेगालिथ बोलते हैं। पुराने पत्थर को इस प्रकार गाड़ दिया गया है कहीं कहीं, उसको मेगालिथ कहा जाता है ना। अब बरसों पानी गुफा भी वहाँ पे है, क्वेश्चन आया हुआ है, बरसों पानी गुफा मतलब ये बड़का गांव में है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बड़का गांव हजारीबाग में ये है, बड़का गांव हजारीबाग में है। ताली मारने पर पानी बरसता है, जोर से ताली मारने पर ज़्यादा पानी गिरता है और हमेशा पानी नहीं गिरता है, जब ताली मारते हैं तभी पानी गिरता है, जोर से मारने से जल्दी पानी गिरता है ना, उस तरह। अब झील डैम, इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो कोनार जो डैम है, कोनार नदी में 1954 में किया था। तिलैया बांध ही बहुत ही फेमस है जो बराकर नदी में है। तिलैया बांध बहुत सारे जो बोलते हैं कि कोडरमा में है, क्योंकि कोडरमा में सारा जो इसका ऑफिस वगैरह सारा जो है तिलैया बांध का वहीं पे है, इसलिए तिलैया सब बोलते हैं। लेकिन वास्तव में इसका जो तिलैया जो बांध है वो समझिए बॉर्डर में हजारीबाग में है, बराकर नदी में है, जो दामोदर की सहायक नदी है। इसका उद्घाटन 1953 में हुआ था। छाड़वा डैम भी है यहीं पे। पुराने समय में गिद्धों का बसेरा माना जाता था इसे, यहाँ पे गिद्धों का बसेरा माना जाता है प्राचीन समय में, अभी ऐसा नहीं है। लुटवा डैम, हजारीबाग झील, सालपरनी झील, ये सब सारे चीज़ को यहाँ पर मिलता है। अब इस तरह और भी यहाँ जलाशय से भी है। जलाशय में भैरवी जलाशय बहुत ही फेमस है, भैरवी जलाशय, ये जलाशय बहुत ही फेमस है, भैरवी जलाशय। पंचखोरी जलाशय भी है, पंचखोरी जलाशय भी है, पंचखोरी हो गया। कंसो जलाशय भी है, कंसो जलाशय, भैरवी, पंचखोरी, कंसो। कावा जलकुंड भी यहीं पे है, कावा जलकुंड भी हजारीबाग में है। जलाशय अगर देखा जाए तो सलैया जलप्रपात भी यहीं पे है, सलैया जलप्रपात भी यहीं पे है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि डैम में कोनार और तिलैया मुख्य बांध है, और एक तो छड़वा डैम भी है जो गिद्धों का बसेरा कहा जाता है, लुटवा डैम, हजारीबाग झील, सालपरनी झील। जलाशय में भी देखा जाए तो भैरवी जलाशय बहुत ही फेमस है, पंचखोरी, कंसो, कावा जलकुंड, सलैया जलप्रपात। अब ये सब तो हो गया अब एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान। तो इसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो गया, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। इसको 12 सितंबर 1952 में स्थापित किया गया ना। तो ये रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हजारीबाग में है, विनोबा भावे का। अब विधि विद्यालय यानी लॉ कॉलेज, तो राजेंद्र लॉ कॉलेज अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? यहीं पे है, विधि विद्यालय। अब प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पद्मा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पद्मा। झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ दिया जाता है? हजारीबाग के पद्मा, जो रामगढ़ राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। वही जो किला है उसी में किला को मरम्मत करके पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल हजारीबाग मेरू में है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल वहाँ पे। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय भी वहीं पे है। अनुसंधान केंद्र खोज जो होता है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, मृदा मिट्टी का खोज के लिए। अब चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग, वर्षा पे आश्रित जो आलू का चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हजारीबाग में। वर्षा से ये क्या हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग में है। स्थापना 28 जून 2015 नरेंद्र मोदी किए थे ना। अब इसमें संत कोलंबस कॉलेज भी बहुत ही फेमस है। अगर बिहार झारखंड का या अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज पूछा जाए तो यही कॉलेज है। इसका पुराना नाम है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। यहाँ पे महात्मा गांधी भी आए थे। कब आए थे? 1925 में, राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आए थे, राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में। और यहाँ पर इन्हें हम महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट के रूप में दी गई ना। और यहाँ पे
कुछ कुछ छात्र हैं जो बहुत फेमस हैं, उनमें ये जे बार्थोलोमेन ये बहुत ही फेमस एक लड़का थे, वो अनाथ लड़का थे। उन्होंने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी ना। जो ढाका छात्र संघ की स्थापना किसकी मदद से हुई थी? ईसाई मिशनरियों के सहयोग से। आदिवासी छात्रों का जो शिक्षा नीति है वही है ढाका छात्र संघ की स्थापना। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना किया गया था। राम विनोद सिंह, इसका नाम हमेशा आता है, राम विनोद सिंह। हजारीबाग का जतिन बाग कहा जाता है। ये जतिन जो बाग है, जतिन बाघा, उससे बहुत ही प्रभावित हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हजारीबाग का जतिन बाग। किसको? राम विनोद सिंह। तो मेगालिथ के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा। बरसों पानी गुफा कहाँ पे है? बड़का गांव। ये हमेशा क्वेश्चन है। अब झील में कोनार तिलैया जो है बहुत ही फेमस फिर छड़वा डैम, गिद्धों का बसेरा, ये सब, लुटवा डैम, और फिर जलाशय भैरवी, पंचखोरी, कावा, ये सब हो गया। एजुकेशन में विनोबा भावे संत कोलंबस कॉलेज, इसका नाम बहुत ही फेमस है ना। विधि विश्वविद्यालय में रांची राजेंद्र कॉलेज ना। अब बहुत सारे चीज़ को छूट चुका है, उस सबको भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जो अब याद आ रहा है उसको बताते हैं। परमंडलीय पुस्तकालय कहाँ पे है? हजारीबाग में है परमंडलीय पुस्तकालय। हर जगह राजकीय पुस्तकालय लिखा रहता है, यहाँ पे परमंडलीय पुस्तकालय है, यही याद रखना। परमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग में है, परमंडलीय पुस्तकालय। अब जयप्रकाश नारायण कारावास, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार यहीं पे है। यहीं से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहीं से भागे थे। जयप्रकाश नारायण ना केंद्रीय कारागार से ना 1942 के अथी में ना। अब बहुत सारा पहाड़ है, सीतागढ़ा पहाड़, बौद्ध मठ यहाँ पाया गया है, बौद्ध मठ ना। सिल्वर हिल भी कहाँ पे अगर पूछा जाए तो कहाँ? यहीं पर सती हिल हो गया ना। बादाम की पहाड़ी भी यहीं पे है। तो ये 4 पहाड़ी भी हो गया। अब कृषि से बात कर लेते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा कृषि अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो पलामू में होता है। और दूसरा नंबर में कौन है? हजारीबाग। कृषि में ना झारखंड में सेकेंड स्थान रखता है ना, सेकेंड पोजीशन हजारीबाग का है। और यहाँ पे ज्वार बाजरा ये सब होता है, ज्वार बाजरा हो गया। गन्ना, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए गन्ना कहाँ होता है तो हजारीबाग में होता है। फर्स्ट, झारखंड में फर्स्ट नंबर है ये। गन्ना एक ऐसा पौधा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पानी सोखता है। सबसे ज़्यादा पानी किसमें यूज किया होता है, कौन फसल में? तो गन्ना। अब आलू पूछा जाए तो आलू जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ पर होता है? आलू झारखंड में सबसे ज़्यादा हजारीबाग में होता है। इतना याद रखना है ना। कृषि में गन्ना और आलू बहुत ही फेमस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ना। अब और क्या क्या बच गया? अब बच गया आपका कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पर्सनालिटी सब है। कृष्ण बल्लभ सहाय झारखंडी सेकेंड मुख्यमंत्री। 2 जन झारखंड के मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, उसमें से कृष्ण बल्लभ सहाय भी एक थे जो बिहार के सीएम रह चुके हैं। ये दूसरे नंबर हो गए ना। और रामगढ़ अधिवेशन में भी इनका बहुत ही योगदान है। रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें भी एक गिरफ्तार हुए, उसमें भी इनका योगदान ज़्यादा है। या चाहे सभी नए आंदोलन हो, इनका बहुत ही योगदान रहा है। अब श्रीमती सरस्वती देवी ये लेडी
ना, पर्दा प्रथा उन्मूलन में काफ़ी सहयोग की थी ना। भारत छोड़ो आंदोलन में पहली जो महिला है जो हजारीबाग से जेल गई, यही सरस्वती देवी है। सरस्वती देवी हो गया। अब सुखलाल सिंह हो गया। अब राम नारायण सिंह शायद है, राम नारायण सिंह, ये दोनों भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। तो इतना कृष्ण वल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, सुखलाल सिंह, राम नारायण सिंह, ये जो मतलब ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सिपाही समझिए रहे हैं हजारीबाग के ना। अब बहुत सारे अब और भी कुछ है जो बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग नाट्य संस्थाएं देखते हैं। नाट्य संस्थाएं बहुत सारे हैं वहाँ। नाट्यांचल यहाँ पे है, नाट्यांचल, वहाँ फिल्मी लोकेशन बहुत ज़्यादा है, शूटिंग वूटिंग का। नाट्यांचल है, सम्राट भी वहीं पर है ना, नाट्य संस्था में। इतना याद रखना है। अभिलेख भी पाया गया है, दूध पानी अभिलेख ना। 8वीं शताब्दी का मान वंश के संबंध में ये अभिलेख बताता है। मान वंश जो था वो कहाँ पे था, आपका इसका जो मानभूम इलाका है, मानभूम, आधुनिक पुरुलिया जिसको बोला जाता है, पुरुलिया और धनबाद। मानवंश के राजाओं ने जो बहुत ही ज़्यादा, ये लोग क्रूर थे और एक सबर जनजाति है, उन लोग को बहुत ये लोग परेशान किए थे। तो वहाँ पे मानवंश से संबंधित जो अभिलेख 8वीं शताब्दी का खुदा हुआ है, ये दूध पानी अभिलेख है। वहाँ से मानवंश की जानकारी मिलती है कि मानवंश के भी लोग मतलब राज्य वहाँ हुआ करता था ना। अब शिलालेख प्राप्त हुआ था, मानभूमि में निवास करने वाले सबर जनजाति को काफ़ी ही ये लोग परेशान किए हैं। अब रियासत हो गया तो मानवंश तो हो गया। अब कुंड रियासत भी कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग में। कुंड रियासत अगर पूछा जाए कुंड रियासत कहाँ पे पाया गया है, तो कुंड रियासत हजारीबाग में पाया गया है, ये लिखना है। अब और एक था खड़गडिहा राज, खड़गडिहा राज्य, ये भी पाया गया है ना। हजारीबाग और गया के बीच में था ये, हजारीबाग और गया के बीच। 15वीं शताब्दी में इसका याद रखना है, 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में निवास करने वाली बंदखंत जाति को परास्त किया। बंदखंत जाति को परास्त कर हंसराज, यही याद रखना है, हंसराज देव द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई, इतना याद रखना है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हजारीबाग ज़िला को जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको मेरे जो जानकारी में है मैंने आपको शेयर किया है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।